Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to teach you about Kohlberg's theory of moral development. First of all, we will talk about two topics in this moral dilemma and moral reasoning. ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल लेके। तो मॉरल डिलेमा में हम देखेंगे कि एक लेडी होती है, वो अपने फादर और हस्बैंड के साथ कहीं बोटिंग करने जाती है और बोट छोटी होने की वजह से उसे लगता है कि बोट पानी में डूब सकती है। तो अब वो इस दुविधा में है कि वो क्या करे, वो अपने हस्बैंड को बचाए या अपने फादर को बचाए या खुद उस बोट में से कूद जाए। तो उसके पास कोई एक ऑप्शन, वो सोचती है कि मेरे पास शायद कोई ऑप्शन होता तो मैं इस बोट को डूबने से बचा सकती थी, लेकिन वो चाहती है कि वो खुद भी बच जाए, उसके फादर को भी कुछ ना हो और उसके हस्बैंड को भी कुछ ना हो। तो ये उसके लिए एक मॉरल डिलेमा है। तो इसको हमने इस एग्जाम्पल से जाना कि मॉरल डिलेमा क्या होता है। नेक्स्ट है मॉरल रीजनिंग। अब मॉरल रीजनिंग में है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम डेट पे हमने जो जो एग्जाम्स फिल किए हैं वो सेम डेट पर ही उनके एग्जाम देने की डेट है, और उसमें फिर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा एग्जाम हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हमें देना चाहिए। तो हम इनमें से ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हम उसमें ही उसी एग्ज़ाम को देंगे। तो ये हमारा मॉरल रीजनिंग है, हमें राइट और रॉन्ग का ऑप्शन चुनना होता है कि हमें इसमें से कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना। जैसे हम कभी वोट देने जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है वी गो टू वोट वी चोज राइट डिसीजन। इसमें हम राइट डिसीजन लेते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है। तो इसे हम बोलेंगे मॉरल रीजनिंग। इसमें हम दुविधा में नहीं होते, हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है। ये दोनों ही इन दोनों टॉपिक्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, मॉरल डिलेमा एंड मॉरल रीजनिंग। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम्पल और लेंगे मॉरल डेवलपमेंट के लिए। इस एग्जाम्पल में एक हेंस नाम का व्यक्ति होता है, वो एक डिलेमा में फंसा होता है। उसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी है जो डेडली डिसीज है, उससे वो मर भी सकती है। अब वो सोचता है कि इसकी कोई मेडिसिन लाई जाए जिससे ये ठीक हो जाए। इसके लिए पहले जो पुराने समय में कुछ वैद्य हुआ करते थे, उनके पास इन चीज़ों की मेडिसिन मिलती है, बट उस टाइम पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो डेडली डिसीज जो थी वो बहुत जल्दी उसकी वाइफ पर ज़्यादा इफेक्ट करने वाली थी। वो अपनी वाइफ से बोलकर कुछ पैसे लेकर घर से निकल जाता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। वो जाता है केमिस्ट के पास। वो केमिस्ट एक फ्रॉड होता है, जो दवाई का रियल रेट होता है 1500 रुपये, और वो 1500 रुपये बताने की बजाय वो उसको 10,000 रुपये उस दवाई के लिए बताता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेडिसिन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेना, जिसको ये वाली डिजीज़ हो रखी है। लेकिन हैंस सिर्फ 8,000 रुपीज़ लेकर गया था और वो चाहता था कि उसे ये दवाई 8,000 रुपीज़ में मिल जाए। बट वो केमिस्ट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो दवाई देता नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव रेट बताता है उसका। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ को ये डेडली डिजीज़ हो गई है और उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन वो स्टोर वाला केमिस्ट जो होता है वो उसकी बात नहीं मानता। वो 10,000 रेट बताता है और हेंस के पास है सिर्फ 8,000 रुपीज़। तो अब उसके पास डिलेमा है कि वो क्या करेगा। केमिस्ट तो फ्रॉड है, वो मानेगा नहीं, और उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो उस दवाई को चुरा ले और या तो वो और ज़्यादा पैसे लेकर आए। और उसके पास एक प्रॉब्लम और थी कि उसकी वाइफ के पास बहुत ही कम समय था, वो घर जाकर दोबारा और पैसे लेकर आ भी नहीं सकता था। अब उसके पास ये डिलेमा है, बट वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद एक प्लान करता है। थोड़ी देर के लिए वो कहीं जाकर छिप जाता है और वो स्टोर के बंद होने का वेट करता है। जब केमिस्ट चला जाता है वहां से, तो वो सोचता है कि मैं इस दवाई को चोरी कर लूं, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है और उसको अपनी वाइफ को भी बचाना है। वो उस मेडिसिन को चोरी करके वहां से चला जाता है। अब जो कॉलबर्ग हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट, वो हैं कुछ अलग अलग एज के बच्चों से क्वेश्चन पूछने की तैयारी में। वो चाहते हैं कि अब इस एग्जाम्पल को लेके अलग अलग एज के बच्चों से अलग अलग तरीके से एक एक ही क्वेश्चन पूछा जाए और उनके एग्जाम्पल्स को लेकर बच्चों के पास क्या क्या जवाब हैं ये जाना जाए। तो उन्होंने देखा कि बच्चों के जो आंसर हैं वो उनकी एज के अकॉर्डिंग आते हैं।
जितना वो सोच पाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इस पूरे एग्जाम्पल का आंसर देते हैं कि उसने गलत किया या सही किया। वो बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उस लड़के ने ठीक किया या गलत किया, उसने दवाई चोरी करके ठीक किया या गलत किया। और केमिस्ट को वो दवाई उसको 8,000 रुपीज में दे देनी चाहिए, केमिस्ट करप्ट था या नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस कॉलबर्ग उन बच्चों से पूछते हैं जो अलग अलग एज के उनके साथ बैठे हुए हैं। तो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके पास, कॉलबर्ग के पास, उन बच्चों के अलग अलग आंसर्स आते हैं जितना वो सोच सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट दिस थ्योरी with 3 stages of this. There are 3 stages of this theory. First stage is pre-adolescent. Second stage is adolescence conventional. इसकी फर्स्ट स्टेज है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर के क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक है प्री कन्वेंशनल जो होता है वो जीरो मोरालिटी के बच्चों के लिए होता है, कन्वेंशनल जो होता है वो सोशल मोरालिटी होता है, और जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है वो अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करके बच्चे अपना आंसर देते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं। अब हम इस थ्योरी की स्टेजेस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली स्टेज है कॉलबर्ग की थ्योरी की लेवल फर्स्ट प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं। इस स्टेज में बच्चों की एज होती है 3 to 7 ईयर्स, मतलब 3 साल से 7 साल के बच्चे इस प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आते हैं जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा है अपने घर में या स्कूल में या अपने समाज में आसपास बच्चों को देखा ही है, इस एज के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं हर चीज़ के बारे में, क्योंकि ये न्यू बॉर्न होते हैं, इन्हें ज़्यादा समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता, समाज के रीति रिवाज, समाज का क्या चलन है, क्या है, किस तरीके से होता है, कुछ भी नहीं पता होता। तो उनके सामने अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो उनकी समझ से बाहर है, वो उन चीज़ों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या अपने घर में कोई भी बड़ा है उनसे करते हैं। जो उनको कोई भी चीज़ बता देता है वही उनकी थिंकिंग में डेवलपमेंट होता है, उसी हिसाब से वो उसी चीज़ को सही मानने लगते हैं जो उनको कोई बताता है। खासकर होता है कि स्कूल में जब स्टूडेंट्स जाने लगते हैं तो उनकी टीचर की बात उनके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है कि हाँ भाई, टीचर ने आज ये बोला है तो हम यही करेंगे। इवन पेरेंट्स की बात को भी वो टाल देते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, मेरी टीचर सही बोलती है। इस लेवल के अंदर, इस स्टेज के अंदर दो सब पॉइंट्स हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस एज के बच्चों में मोस्टली होता है कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं, कभी कभी थोड़ी पिटाई भी लगा देते हैं उनकी। उनको पता होता है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उनको भाई पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी है, और जो उनको सिखाया जाता है वही चीज़ें वो फॉलो करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि थ्री ईयर्स के बच्चे, करीबन 3 या 4 ईयर्स के बच्चों को जो आप सिखाएंगे, जैसा इन्वायरमेंट देंगे वैसे ही बच्चे का बिहेवियर होगा, बड़े होकर भी वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये जो एज होती है, ये बच्चे सीखते हैं वो चीज़ें, तो उनको अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड में रखना चाहिए। बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो उसी चीज़ को लाइफ टाइम फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं कि भाई बचपन में तो हमें ऐसा बताया था, अब ये ऐसा बोल रहे हैं। इसमें सेकंड सब पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस के लिए ये एक इंडिविजुअलिज्म होता है इसका। इसमें बच्चों के अंदर टिट फॉर टैट वाली भावना आ जाती है कि भाई अगर स्कूल में किसी ने उनको कोई कॉपी शेयर नहीं की है, अगर उनका एक दिन का होमवर्क बचा है और वो चाहते हैं कि किसी दूसरे की कॉपी में से वो देख के कर ले वो होमवर्क, और उस लड़की ने उसको वो चीज़ दिखाई नहीं, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो दूसरी वाली लड़की स्कूल की छुट्टी करेगी या आएगी नहीं, कभी उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं देगी उसको। ये टिट फॉर टैट वाली भावना उनके अंदर आ जाती है। रिवॉर्ड एक्सपेक्ट, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, उन्हें ये पता है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। स्कूल में या घर में सब हमको अच्छा बोलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनको हम कोई प्राइज़ ही दें या कोई सर्टिफिकेट ही दें। अगर उनको हम पूरी क्लास के सामने अच्छा भी बोल देते हैं कि भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो एक रिवॉर्ड के बराबर होता है उनके लिए। तो वो ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल अडोलेसेंट। इसमें बच्चे
जैसे लड़के होते हैं तो वो गुड बॉय बनना चाहते हैं, और लड़कियां होती हैं वो गुड गर्ल बनना चाहती हैं इस स्टेज में। तो इसके सब पॉइंट्स हैं इंटरपर्सनल रिलेशन एंड नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। तो इस एज में बच्चे ये करते हैं कि दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, वो हमेशा अपने आप को आगे रखना चाहते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं। इस स्टेज में बच्चों की एज होती है 8 to 13 ईयर्स, 8 से 13 साल। इनकी जो मॉरलिटी होती है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे जैसे सोसाइटी में सारे रूल्स फॉलो होते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि कोई बात नहीं चलता है, इस टॉपिक किसी भी टॉपिक पे बोल दिया कि नॉर्मल लो इस चीज़ को, ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर ही हर चीज़ में फॉलो करो, लेकिन वो बोलते हैं क्यों भाई, क्यों ना करें, ये है वो है, कुछ ऐसे ही होते हैं उनके आंसर्स। इस एज में बच्चे इस स्टेज में इंटरपर्सनल रिलेशंस क्रिएट करते हैं, दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। और जैसे ही कोई आया घर में, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई आया घर में तो बहुत अच्छा अच्छा बिहेव करेंगे उनके सामने, ऐसा दिखाएंगे कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अपनी क्वालिटीज़ दिखाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोई आया तो अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी ट्रॉफीज़ वगैरह दिखाते हैं ताकि उनको सब शाबाशी दें, उनको अच्छा बोलें, तो ये चीज़ उनको इस एज में अच्छी लगती हैं। सोशल सिस्टम, जैसा मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। सोसाइटी के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं वो उनके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। भले ही मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा कोई एग्ज़ाम है और मैं जा रही हूँ, अगर मैं इस एज में हूँ और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, मान लीजिए मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि अ, मुझे उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए जिसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। उस टाइम पर मैंने देखा कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब मेरे सामने एक डिलेमा है कि मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या मुझे अपना एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मेरी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे, मेरे दिमाग में यही आएगा कि नहीं, एग्ज़ाम तो दोबारा हो जाएंगे बट मुझे इस बंदे को पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा वरना इसकी जान चली जाएगी। तो इस एज में बच्चे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं अगर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी के लास्ट पॉइंट की, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें जो एज है बच्चों की वो 18 से अबव है, यानी 18 से ऊपर के जितनी भी एजेस हैं वो अडोलेसेंस एज में आती हैं सारी, अडल्ट हो जाते हैं। इसमें बच्चे अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं। तो इसमें हमारा सब पॉइंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। बच्चों को अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता होता है, वो सोसाइटी में रहकर अपने अपने राइट्स को देखते हैं कि हमारे साथ कोई अ, हमारे किसी अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा, या हम पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमें एजुकेशन नहीं मिल रही, या कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ है, तो वो अपने इंडिविजुअल राइट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं। अगर हम उन्हें डांट देते हैं बिना गलती के या कुछ भी है तो उसके लिए वो हमेशा विरोध करते हैं। या फैमिली में या सोसाइटी में कोई चीज़, कोई फाइट हो रही है कहीं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो भलाई के लिए कुछ लॉज को, सोसाइटी के कुछ लॉज को तोड़ भी देते हैं। उन्हें ये होता है कि भाई ये उसका राइट है, ये उसको मिलना चाहिए। भले ही हमारी सोसाइटी का कोई ऐसा रूल हो जो रूढ़िवादी को फॉलो करता हो, पहले की जनरेशन्स में जो होता था कि बहुत ही ऐसे रूल्स बनाए गए थे, जैसे सती प्रथा हो गया, या लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत से ऐसे उस टाइम पर थे रूल सोसाइटी के। बट ये सारे रूल्स बेकार हैं, जिससे किसी का भला ना हो, वो रूल्स बनाने ही क्यों हैं। लास्ट पॉइंट का 6 सब पॉइंट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऐसी थिंकिंग वाले लोग दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का भला करने के लिए काफ़ी रिस्क भी लेते हैं। इनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है सोसाइटी से, वो थोड़ा अलग लेवल का सोचते हैं। जैसे हमारे फिलोसोफर्स हैं या ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, जस्ट लाइक भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, और भी बहुत, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे लोग थे पहले जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए थोड़ा अपर लेवल का सोच के काम किया, आंदोलन वगैरह किए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे हमारे पास पास्ट से रिलेटेड, जो बहुत ही नैतिकता को फॉलो करते हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर का ही हम एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने दलित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को फील किया था कि एक दलित होना
समाज में कितना कष्टदायी होता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की थिंकिंग ऐसी थी कि वो दलित लोगों को अपने घर में नहीं घुसने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, एजुकेशन नहीं लेने देते थे उन लोगों को। डिस्क्रिमिनेशन बहुत था उस समय पर, जिस समय पर भीमराव अंबेडकर ने दलित लोगों के लिए ये आंदोलन छेड़े। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग काफ़ी यूनिवर्सल होती है, एथिकल होती है, जो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, अपने समाज को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। इस थ्योरी में जो कन्वेंशनल वर्ड है उसका मतलब है वो मोरालिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही या गलत मानते हैं। इसी पॉइंट के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मैं अगेन एक बार इसके सारे टॉपिक्स को, इसके सारे पॉइंट्स को दोहरा देती हूँ। जैसे मॉरल डिलेमा का मैंने बोट एग्जाम्पल दिया था, मॉरल रीजनिंग का मैंने एक वोट का एग्जाम्पल दिया था, या किसी टीचिंग एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको हेंस की डिलेमा बताई थी कि उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, डेडली डिजीज़ हो रखी है, और वो केमिस्ट के पास जाता है मेडिसिन लेने, बट वो उसको बहुत ज़्यादा रेट पे देता है। इस एग्जाम्पल में बच्चों ने ये भी बोला था कि अगर वो किसी पुलिस को बुलाता या कुछ भी है ऐसा, तो पुलिस किसको पकड़ेगी, उस केमिस्ट को पकड़ेगी या फिर हैंस को पकड़ेगी। लेकिन उसने तो अपना फर्ज निभाया, उससे अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन लेकर जानी थी, बट जो केमिस्ट था वही फ्रॉड निकला। तो वो क्या करता, जो 1500 रुपए की दवाई को 10,000 में बेच रहा था, बल्कि वो उसे 8,000 रुपए दे भी रहा था। अगर वो चाहता, उसको प्रॉफिट कमाना ही था, वो 8,000 में वो दवाई दे सकता था, बट उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। तो कुछ बच्चों ने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि हैंस को नहीं पकड़ना चाहिए, पुलिस वालों को। पुलिस वाले अगर पकड़ना चाहते हैं तो वो उस केमिस्ट को पकड़े, गलती केमिस्ट की है, उसे वो दवाई दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो कहीं और अवेलेबल नहीं होती और उस केमिस्ट के पास अवेलेबल थी उस समय पर। फर्स्ट लेवल था, फर्स्ट हमारा जो स्टेज था इस थ्योरी का, वो था प्री कन्वेंशनल 3 to 7 years। सेकेंड लेवल हमारा, सेकेंड स्टेज था कन्वेंशनल एडोलेसेंट। थर्ड जो है हमारा लेवल, वो है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ हमारी कॉलबैक की थ्योरी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।